हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद करते हैं। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार क्या हुआ कि न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बुक पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं ये है हमारी साइंस की बुक, इसे पढ़ रहे हैं वो खोल के, और उनके सिर पे आके एक एप्पल गिर गया। अब वो सोचने बैठ गए कि ये एप्पल गिरा तो गिरा क्यों, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होने वाला है कि ये एप्पल गिरा। तो मैं बता दूं, जो वीडियो है ये एकदम इंटरेस्टिंगली होने वाली है। ये बहुत प्यारा चैप्टर है। तो ये न्यूटन बाबा के सिर पे एप्पल गिरा। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई फोर्स है जो इसको स्ट्रेट लाइन में एकदम नीचे गिरा रहा है, एकदम सीधा आके वो मेरे सर पे गिर रहा है। तो फिर उन्होंने इस फोर्स पे डिटेल की, तो उसका नाम उन्होंने रखा ग्रेविटी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो फिर ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैं ये मार्कर लेता हूँ, मार्कर को मैं नीचे गिराता हूँ, तो क्या हुआ, ये मतलब ऐसे ही नीचे गिरा तो इसने अर्थ पे फोर्स लगाया। अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया, जिस वजह से अर्थ के कोर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। पर आप लोग मानोगे नहीं कि ये जो मार्कर है, ये भी अर्थ पे वो फोर्स लगा रहा है। पर आप लोग सोचोगे कि अगर ये मार्कर अर्थ पे फोर्स लगा रहा है तो फिर अर्थ इसकी तरफ क्यों खींची हुई नहीं आती? तो देखो, अर्थ का मास इससे बहुत ज्यादा है, और ये मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा इस चीज पे, तो इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो यहाँ पे भी लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक बार एग्जांपल लेता हूँ कॉमन लाइफ का, आप और आपके पेरेंट्स, उनके बीच में एक वो बहुत अच्छा रिलेशन है, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो। ओके, मतलब आपको उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपकी कोई फेवरेट डिश मान लो, जैसे मेरी पिज्जा है, तो फिर मैं पिज्जा को देखते ही उसके मतलब खींचा चला जाता हूँ। तो वैसे ही वो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पर ये जो अट्रैक्शन है ये डबल साइडेड नहीं है, ये हमारी फेवरेट डिश वाला, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो दोनों की तरफ से होती है। पर जो ये आपकी फेवरेट डिश वाला है, ये सिर्फ एक ही तरफ से होता है, क्योंकि आपको पिज्जा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप पिज्जा आपकी तरफ खिंचा हुआ नहीं आएगा कि आओ मुझे खा लो, ठीक है? तो ये ग्रेविटी होगी। अब आप एक बार खुद सोचो, उनके ऊपर अगर ये बॉटल गिरी होती, ये बॉटल उनके सिर पे जाके गिरी होती अट्रैक्शन की, मतलब एप्पल की जगह, तो क्या होता? ना न्यूटन बाबा होते, ना ग्रेविटी होती, और ना हम अभी ये चैप्टर पढ़ रहे होते। पर फिर भी मजाक से हटके ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जो मून होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। ओके, तो इसका क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल, ये रहा हमारा ग्लोब, जो कि अर्थ का एक मॉडल है। तो वैसे तो अर्थ की शेप जियोइड होती है, पर ये स्फेयर है, क्योंकि हम जियोइड शेप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि वो कैसी होगी, इस वजह से तो ये हमारी अर्थ को साइड में रखते हैं। इसके चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। तो क्यों करता है? ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की तरफ से। एक बार इस एग्जाम्पल को साइड में रखते हुए हम सबसे पहले आपको एक लॉ बताता हूं। तो इसका नाम है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेविटेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो न्यूटन बाबा थे, उन्होंने एक लॉ बताया था। उस लॉ के अंदर उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, वो मैं आपको वीडियो स्टॉप करके एक बार लिखूंगा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है। तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक लॉ बताया था खुद से कि मान लो ये एक कोई बॉडी है, इसको हम m1 मान लेते हैं, इसका मास m1 मान लिया।
और ये दूसरी बॉडी, इसका मास m2 मान लिया। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के कोर से काउंट होगा इनका डिस्टेंस, तो ये हम इसको r मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, m1 into m2, m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f और f ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जो फोर्स है वो और किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/r² से, 1/r², यानी जो रेडियस है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो डिस्टेंस के स्क्वायर से फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब हम लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यहां से हटाना है, इसको साइड में फेंकना है, तो हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, इक्वल टू लगाने के लिए हम इधर एक कांस्टेंट लगा देंगे जो कि होगा g, तो g m1 m2 अपॉन r² इक्वल्स टू f। ओके, अब आप एक बार खुद बताओ, ये जो g है ये हमने एक कांस्टेंट मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जैसे हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर जो एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है g, बिग जी अपर केस में, ये होता है यूनिवर्सल, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसको हर प्लेनेट के मास और अट्रैक्शन के ऊपर हम मतलब उसको चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको स्टार मार्क कर लेना, ये एग्जाम में आती है और हमेशा आप फिर ऐसे करोगे, अगर आपको याद नहीं होगी ना, भाई थोड़ा सा दिखा दे, थोड़ा सा दिखा दे, बस एक वैल्यू देखनी है, तो ये होता है सबके साथ। और फिर आप अगर पकड़े गए तो आपको पता ही है, जो कि नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो इसको एक बार आप रट लो, क्योंकि इसकी वैल्यू ये कंफ्यूजिंग होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फ्रेंड्स, ये है हमारी डेफिनेशन, और इसको आपको एक टाइप से रट लेना है, रटा ना जाए तो इसको एकदम माइंड में हिंदी में सेट कर लो और एग्जाम में लिख के आ जाए ना, पर डेफिनेशन एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। एक बार फिर से रिपीट करो, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। एक बार फिर से, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ओके, होप आपको ये याद हो गई होगी। अब एक एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था, वो अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड या फिर मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, वो लेते हैं फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें गिवन है कि जो सन है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो जो अर्थ है वो सन के अंदर एकदम टकरा क्यों नहीं जाती, सन पे फॉल क्यों नहीं हो जाती। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप एक बार खुद सोचो। मतलब ये सन है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो इसके चक्कर क्यों काट रही है, सीधा इसमें जाके ऐसे सीधा टकरा जा नहीं, लेकिन ये ऐसे टकराने की बजाय ऐसे घूमती है।
ये क्यों होता है? ये एक फोर्स की वजह से होता है जो कि होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। स्पेलिंग लिख देते हो, सेंट्री और फिर पेटल और यहाँ पे फोर्स। ये आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो 11th 10th में पढ़ लोगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक होता है जो सेंटर से ऑपोजिट फोर्स लगाता है। ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये सन है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गए और ये बैलेंस हो गया, जिस वजह से सन के चक्कर काट रही है। एक बार आप खुद इमेजिन करो, एक बार मैं एक वायर लेता हूं, जैसे ये मेरा चार्जर, उसकी वायर है, मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ हवा में। एक बार इसे साइड में रख देता हूँ। ये अपने घर पे मत करना। जैसे एक आपने धागा ले लिया, उस पे आपने एक एंड पे यहाँ पे एक पत्थर को टाई कर दिया और इस एंड पे आपने एक सर्कल बना दिया जिसमें आप अपनी उंगली फिट कर पाओ और उसे ऐसे हवा में घुमाए जाओ। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, वो मैक्सिकन मूवीज में वो ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे फिर थ्रो कर देते हैं, तो वो एकदम स्ट्रेट जाएगा। आप उसको स्टोन को घुमाओ और उसे छोड़ दो एकदम से, वो आगे भाग जाएगा फुल स्पीड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? ये भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि ये घूम रहा होगा और जैसे ही एकदम से कट ऑफ होएगा, ये फोर्स कट हो गया तो वो आगे जाएगा, जिससे हमें पता लगता है एक फोर्स है जो इस तरफ धकेल रहा है उसको। नहीं तो ऐसे ऐसे क्यों गया? ऐसे घुमा रहा था तो वो इधर जा सकता था, इधर वो रुक भी सकता था, सीधे नीचे गिर गया, मगर वो नहीं गिरा, ऐसे घूम के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया उधर, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है। तो यही सेम इस पे भी अप्लाई हो रहा है। अब मैं एक चीज पूछूंगा कि आपको अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिराइव करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिराइव कैसे करोगे? आ जाओ मैं बताता हूं। तो अब इसे डिराइव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही इक्वेशन लिख देते हैं जो न्यूटन बाबा ने दी थी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की क्या न्यूटन बाबा के नाम पे फोर्स की यूनिट है जो आप पढ़ चुके होंगे। याद करो न्यूटन, सही जवाब। तो यहाँ पे न्यूटन लिख दिया, न्यूटन यहाँ पे यूनिट हो गई। ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये जी ही रहेगा, और मास है, मास की क्या यूनिट होती है? कभी भी हम वे करते हैं तो किस में करते हैं? ग्राम में करते हैं? नहीं। हम टन में करते हैं? नहीं। हम क्विंटल में करते हैं? नहीं। हम किस में करते हैं? केजी में। तो हम केजी लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये केजी, तो केजी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ, केजी स्क्वायर करेक्ट। केजी इंटू केजी स्क्वायर। अब आर स्क्वायर किसके लिए यूज किया? डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस किस में नापते हैं हम? नॉर्मली देखें तो हम मीटर में नापते हैं, करेक्ट आंसर मीटर स्क्वायर। अब बेसिक मैथ्स है, बेसिक। अब हम इसको यहाँ पे भेजेंगे, ये हमने यहाँ पे भेज दिया। जी क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब अपॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अपॉन की जगह हम पर का साइन लगा सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर, केजी -2 स्क्वायर। ओके, ये भी हम लिख सकते हैं। हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिखें, लेकिन मैं तो वही लिखूंगा, मेरी मर्जी, क्योंकि दिस वन लुक्स बेटर। अब ये हो गया हमारा डिराइवेशन। अब ये वीडियो बस इतनी थी, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके बाय।